नमस्कार बच्चों, वेलकम टू DSC जम्मू होम क्लासेस। आई एम राखी अत्री, लेक्चर इन एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एजुकेशन सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर 12th क्लास का, दैट इज को करिकुलर एक्टिविटीज़। इसमें जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे वो हैं मीनिंग ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी एक्टिविटीज़, एस्थेटिक एक्टिविटीज़ एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो जैसे कि हमने पहले चैप्टर करिकुलम में ये जाना था कि करिकुलम सिलेबस, को करिकुलर एक्टिविटीज और पार्ट्स ऑफ एजुकेशनल एनवायरनमेंट का सम टोटल होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि को करिकुलर एक्टिविटीज के बिना करिकुलम अधूरा है। तो करिकुलम फाइंड्स इट्स रियल मीनिंग along with co-curricular activities only. The word co-curricular comprises of two words, co, which means companion, and curricular, which is adjective form of curriculum, and it means course of study. Hence, the word co-curricular refers to the activities which are performed other than the course of study in the formal educational institutions. Co-curricular activities are a medium for the realization of modern aims of education, a source of enrichment and vitalization of the school curriculum, a medium of outlet for the flow of surplus energies of the students, and a source of channelizing the basic instincts of the students. तो जैसे पहले इन एक्टिविटीज को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इनको करिकुलम का हिस्सा नहीं माना जाता था। लेकिन मॉडर्न सेंस में ये एक्टिविटीज़ जो हैं, ये हमारे करिकुलम को स्ट्रेंथन करती हैं, वाइटलाइज़ करती हैं और ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ सही मायनों में हमारे जो मॉडर्न एम्स हैं एजुकेशन के, उनको अचीव करने का एक बहुत ही सरल माध्यम है। और इन एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों की जो सरप्लस एनर्जीज़ हैं, वो उनको भी आउटलेट मिलता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बच्चों को एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ किताबी ज्ञान बच्चों के लिए काफ़ी नहीं होता है और उनमें उस किताबी ज्ञान में बच्चों का इतना इंटरेस्ट बन भी नहीं पाता है। लेकिन उसी ज्ञान को अगर हम कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू या फिर उनकी हेल्प से अगर बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, कुछ वैल्यूज़ अगर हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, तो फिर उस एजुकेशन के मायने बदल जाते हैं और बच्चों में उस एजुकेशन के लिए, उस नॉलेज को एक्वायर करने के लिए इंटरेस्ट भी बना रहता है और उनका मोटिवेशन लेवल भी हाई रहता है, क्योंकि ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ उनकी बेसिक इंस्टिंक्ट्स को चैनलाइज करती हैं, उनको रिफॉर्म करती हैं और उनको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने में ये हेल्पफुल होती हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम 2 मेन कैटेगरीज़ की बात करेंगे, दैट इज़ लिटरेरी एक्टिविटीज़ और नॉन लिटरेरी एक्टिविटीज़। लिटरेरी एक्टिविटीज़ में हम बात करेंगे डिबेट्स, स्कूल मैगज़ीन्स और लाइब्रेरी। और नॉन लिटरेरी एक्टिविटीज़ को फर्दर 3 टाइप्स में डिस्टिंग्विश किया गया है, दैट इज़ सोशल एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़, एस्थेटिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। अब सोशल एक्टिविटीज़ में हम बात करेंगे मॉर्निंग असेंबली और एनएसएस की। फिजिकल एक्टिविटीज़ में बात करेंगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एनसीसी एंड स्काउटिंग। And in aesthetic and cultural activities, we'll talk about drama, educational tour, and folk activities. तो सबसे पहले literary activities. अब literary activities lead to the intellectual development and self-expression of the pupils. देखिए, literary activities जो हैं, ये सीधे सीधे हमारे इंटेलेक्ट से डील करती हैं, क्योंकि लिटरेरी का मतलब है
पढ़ना लिखने से संबंधित। तो पढ़ने लिखने से संबंधित जितनी भी क्रियाएँ होती हैं वो हमारे इंटेलेक्ट से सीधी रिलेटेड होती हैं। तो सब इनमें इन लिटरेरी एक्टिविटीज़ में जो सबसे पहला हम टाइप को डिस्कस करेंगे, सबसे पहली एक्टिविटी को, वो है डिबेट्स। नाउ डिबेट होती क्या है? A debate is a form of literary discussion in which one or more students present their views for and against a particular topic. The debater takes only one view of the problem and defends it by his own arguments. She or he speaks to win the arguments over that of his opponent by logic, trickery, and words. She or he presents his or her views in an interesting manner. तो डिबेट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कि कोई एक टॉपिक दे दिया जाता है, किसी भी करंट अफेयर पर वो टॉपिक हो सकता है, कोई हिस्टोरिकल टॉपिक भी हो सकता है या एनीथिंग एल्स। लेकिन एक उस टॉपिक को दो तरह से बच्चों को प्रेजेंट करना होता है, या तो वो उस टॉपिक के फेवर में बोल सकते हैं या फिर उसके अगेंस्ट। अब इस पूरी प्रक्रिया में बच्चों को अपने व्यूज कुछ इस तरह से ऑडियंसेस के सामने रखने हैं कि उनको लगे कि आप जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो एक कन्विंसिंग प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व रहती है। डिबेटर को कन्विंस करना होता है ऑडियंसेस को। वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को लॉजिक के साथ और खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल करके ऑडियंसेस के सामने रखता है। इम्पोर्टेंस ऑफ डिबेट्स में सबसे पहला जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट इज लिंग्विस्टिक वैल्यू। देखिए, क्योंकि भाषा जो डिबेट है उसका सीधा सीधा संबंध है बोलने से, तो बच्चे की भाषा पर जो पकड़ है वो और ज़्यादा मजबूत होती है जब वो बार बार डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि वो अलग अलग सोर्सेज से नॉलेज इकट्ठी करता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग का इस्तेमाल करता है। तो इससे उसका जो ज्ञान का दायरा है, द स्कोप ऑफ हिज knowledge, it gets widened. Then his vocabulary gets enriched. He gets skilled in oral expression. His pronunciation improves. And because when he speaks in front of audiences, he has to keep due care of his expression, of the intonation, of pauses. तो डिबेट में पार्टिसिपेट करके बच्चों का लिंग्विस्टिक पार्ट जो है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है। देन इंटेलेक्चुअल वैल्यू, बच्चों की जो थिंकिंग है वो और ज़्यादा क्लियर होती है, वो लॉजिकल तरीके से सोचते हैं, ओरिजिनल थिंकिंग उनकी डेवलप होती है, क्योंकि उनके अपने आइडियाज़ भी इन डिबेट्स की जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। क्योंकि वो आर्ग्यू करते हैं तो उनको आर्गुमेंटेशन में ट्रेनिंग मिलती है। डिस्कशन पार्ट, ओरेशन उनकी, ये ओरेटरी पार्ट, ये सब उनका स्ट्रेंथन होता है जब वो बार-बार डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन रहता है, स्टेज फियर उनका दूर होता है, नर्वसनेस दूर होती है और प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो और ज़्यादा बढ़ती है। देन ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू, अब बच्चा मटेरियल को सिलेक्ट करता है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करता है, जो उसके अपने आइडियाज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है। तो उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन की जो एक कैपेसिटी है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल जो है बच्चे में, वो भी डेवलप होता है। देन वोकेशनल वैल्यू, देखिए जब बच्चा बार-बार डिबेट्स में पार्टिसिपेट करेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उसकी जो स्पीच हैबिट्स हैं वो इम्प्रूव होंगी, भाषा पर उसकी पकड़ और ज़्यादा मजबूत होगी, दूसरों को कन्विंस करने की जो उसकी क्षमता है, उसमें वृद्धि होगी
तो ये सारी क्वालिटीज जो हैं वो उसकी आफ्टर स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और वो कई तरह के वोकेशंस जो हैं वो आसानी से परस्यू कर सकता है। उसके पास चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगी, जैसे टीचिंग है, पब्लिक लीडरशिप है, इस तरह के वो फील्ड्स में वो अपनी प्रोफेशन को परस्यू कर सकेगा। देन कन्विंसिंग वैल्यू, जैसे कि अभी हमने बात की कि डिबेट में इस तरह से बच्चे को अपने ओपिनियंस, अपने आइडियाज ऑडियंसेस के सामने रखने हैं, इस तरह से आर्गुमेंटेशन करनी है कि सुनने वाला कन्विंस हो जाए उसकी बात से कि वो जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सही है। तो ये जो फॉर्मल डिबेटिंग है, इट इज अ स्किलफुल आर्ट जिसमें बार बार प्रैक्टिस करके बच्चा परफेक्ट हो जाता है। देन डिसिप्लिनरी वैल्यू, क्योंकि बच्चा अपने आर्गुमेंट्स दूसरों के सामने रखता है, लेकिन उसके साथ ही साथ बच्चे को दूसरों के आर्गुमेंट्स सुनने भी होते हैं। तो इससे उनमें सुनने की जो पेशेंस है, दूसरों को ध्यान से सुनना, ये जो स्किल है, ये क्वालिटी है, ये उनमें डेवलप होती है और ये लीड करती है सेल्फ डिसिप्लिन को। देन इमोशनल वैल्यू, तो डिबेट्स का अपना एक कैथार्टिक इफेक्ट है। कैथार्टिक इफेक्ट इन द सेंस, जब वो पूरे एक्सप्रेशन के साथ आर्ग्यू करता है, अपनी बात, अपने आइडियाज दूसरों के सामने रखता है, तो इस प्रोसेस में उसके अंदर के जो अपने भाव हैं, अपनी भावनाएं हैं, वो भी कहीं ना कहीं बाहर आती हैं, क्योंकि वो पूरी भावनात्मक तरीके से अपने एक्सप्रेशंस, अपनी बात जो है वो दूसरों के सामने रख रहा है। तो उसकी भावनाओं को, उसके इमोशंस को एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलेट मिलता है। देन इंस्टिंक्टिव वैल्यू, बच्चे की जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, दैट इज सेल्फ असर्शन, क्यूरोसिटी, ग्रेगेरियसनेस, इन इंस्टिंक्ट्स को एक आउटलेट मिलती है, एक हेल्दी आउटलेट मिलती है। और जब बच्चे की बेसिक इंस्टिंक्ट्स को बाहर निकलने का मौका मिलता है, उनकी सब्लिमेशन होती है, तो वो एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में, एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में दूसरों के सामने आ सकते हैं। नाउ देखिए, डिबेट्स के कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले डिबेट के टॉपिक को सिलेक्ट करना होता है, प्लानिंग होती है, फिर टीचर्स एंश्योर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की इसमें पार्टिसिपेशन हो, तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन एंश्योर की जाती है। और उसके बाद टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली गाइड करते हैं, जब बच्चे अपना मैटर कलेक्ट करने में गाइड करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करने में गाइड करते हैं, स्पीच जो प्रोसीजर है वो कैसा होना चाहिए उसमें गाइड करते हैं। उसके बाद जब डिबेट कंडक्ट की जाती है, तो फिर होता है फॉलो अप और इवैल्यूएशन। तो ये कुछ स्टेप्स हैं डिबेट के, जो कि एक अच्छी डिबेट को ऑर्गेनाइज और कंडक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। नाउ we'll talk about the school magazine. Now, school magazine is another type of literary activity which presents a field of activity which invariably attracts pupils by providing a natural and powerful motive for practice in the art of written expression. It is the oldest and the most common form of school publication and may be published monthly, quarterly or annually. तो डिबेट में जैसे हमने जाना कि वो डिबेट माध्यम है ओरल एक्सप्रेशन का, लेकिन स्कूल मैगजीन्स माध्यम है रिटन एक्सप्रेशन का। तो इसमें बच्चा अलग अलग तरह की राइटिंग्स को इन मैगजीन्स में पब्लिश करवा सकता है, और इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है
जब वो अपनी लिखी हुई कविता या शॉर्ट स्टोरी या शॉर्ट एस्से या कोई आर्टिकल या फिर कोई ड्राइंग, इन सभी चीज़ों को जब वो स्कूल मैगज़ीन में छपा हुआ देखता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे बढ़ता है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल मैगज़ीन्स, सबसे पहला एक्सप्रेसिव वैल्यू। देखिए स्कूल मैगज़ीन्स बच्चे के रिटन एक्सप्रेशन को एक्सपोज़र देने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। देन क्रिएटिव वैल्यू, राइटिंग पोएम्स, स्टोरीज, skits, essays, sketches, articles, they give training in creative writing and they prepare poets, novelists, dramatists, essayists. तो बच्चों के लिए फ्यूचर में कई रास्ते खोलती है ये क्रिएटिविटी। देन वोकेशनल वैल्यू, अगर बच्चा फ्रीक्वेंटली स्कूल मैगज़ीन्स के लिए कुछ ना कुछ लिखता है या कोई ना कोई उसका आर्ट वर्क जो है वो उसमें पब्लिश होता है, तो इससे बच्चों को आउट ऑफ स्कूल लाइफ में काफ़ी हेल्प मिलती है। उसकी जो वोकेशनल लाइफ है उसमें उसको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। स्कूल मैगज़ीन्स में अगर बच्चों को कुछ ड्यूटीज़ दे दी जाएँ, एडिटिंग की ड्यूटी दे दी जाए, अ, तो इससे वो एडिटिंग का प्रोफ़ेशन भी परस्यू कर सकता है आफ्टर स्कूल लाइफ में। अ, इससे जर्नलिज़्म के जो प्रोफ़ेशन में बच्चे को बूस्ट मिल सकता है। पब्लिशिंग में, लिटरेरी राइटिंग में, इनमें से कोई भी वोकेशन वो चूज़ कर सकता है एज़ पर हिज़ और हर इंटरेस्ट, अगर वो एक फ्रीक्वेंट राइटर है स्कूल मैगज़ीन्स के लिए। देन सिविक वैल्यू, क्योंकि बच्चा स्कूल मैगज़ीन्स के लिए जब लिखता है तो उसके पार्ट पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो जो भी लिखे वो बिल्कुल सही हो। और जब उस पूरे प्रोसेस में अगर उसको, जैसे हमने पहले बात की कि उसको अगर ड्यूटीज़ कुछ दे दी जाएँ मटेरियल इकट्ठा करने की या उसको जो अलग-अलग बच्चों ने लिखा है उनको एडिट करने की उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, तो इससे बच्चा एक रिस्पॉन्सिबल सिटिज़न बनता है। देन पब्लिसिटी वैल्यू, देखिए ये स्कूल मैगज़ीन्स बहुत ही अच्छा और सरल माध्यम है किसी भी स्कूल को की पब्लिसिटी के लिए। देन इंटीग्रेटिंग वैल्यू, these school magazines they provide a platform to the students to get their work published in them, but they also provide platform to the teachers, क्योंकि इसमें टीचर्स भी अपने आर्ट वर्क को, अपनी राइटिंग्स को पब्लिश करवा सकते हैं। तो एक इंटीग्रेटिंग वैल्यू है इन स्कूल मैगज़ीन्स की, जिसमें स्कूल के अलग-अलग बच्चे अपनी राइटिंग्स दे सकते हैं और स्कूल और के टीचर्स भी इसमें अपनी राइटिंग्स पब्लिश करवा सकते हैं। नाउ सप्लीमेंट्री वैल्यू, देखिए इन स्कूल मैगज़ीन्स की एक सप्लीमेंट्री वैल्यू इस मायने में होती है कि जो वो एकेडमिक्स में पढ़ते हैं, जो अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं, उनके अलावा भी उनको ट्रेनिंग मिलती है लिखने की, पढ़ने की, वो और ज़्यादा स्किल्ड होते हैं। उनका एक्सप्रेशन जो है वो और स्ट्रॉन्ग होता है। उनका जो लिंग्विस्टिक पार्ट है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा इन स्कूल मैगज़ीन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंटली इन स्कूल मैगज़ीन्स के लिए कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं और उनका बार-बार लिखने से उनका जो लिटरेरी एक्सप्रेशन है वो भी इम्प्रूव होता है और उनकी स्टडीज़ हैबिट्स, जैसे कि हमने पहले ही बात की, स्टडी हैबिट्स उनकी इसमें डेवलप होती हैं स्कूल मैगज़ीन्स के थ्रू। Libraries. Now, this is one more type of literary activity. Now, what is library? According to Bacon, libraries are the shelves where the relics of saints, full of virtue, and that without delusion
and importance are preserved and reposed. According to Secondary Education Commission 1964-66, a collection of books, even a collection of good books, does not constitute a good library. Library is a public institute or establishment charged with the care of collection of books, the duty of making them accessible to those who require the use of them, and the task of converting every person in its neighborhood into a habitual library goer and a reader of books. Library is a quiet place, an environment which encourages study and reading, furnished and equipped for comfortable use. It should be much more than a storeroom and distributing center of books. A school without a library is like a body without a soul. तो लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जिसमें सिर्फ बुक्स की कलेक्शन ही नहीं की जाती है, लेकिन उन बुक्स को सहेज कर रखा भी जाता है। तो लाइब्रेरी इस तरह से मेंटेन की जानी चाहिए, इस तरह से उसकी फंक्शनिंग की जानी चाहिए, इस तरह से उसके प्रति ड्यूटीज निभाई जानी चाहिए कि उसके आसपास रहने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें रखी किताबों को पढ़ने आएँ। उनकी पढ़ने की जो आदत है वो और ज़्यादा विकसित हो। लाइब्रेरी एक शांत स्थान होता है, एक शांत जगह होती है, एक ऐसा वातावरण होता है जो कि स्टडी और रीडिंग हैबिट्स को एनकरेज करता है और जिसमें कोई भी रीडर आकर बड़ी कंफर्टेबली बैठकर पढ़ सकता है। एक अच्छी लाइब्रेरी वेल इक्विप्ड होती है और उसमें किताबें इस तरह से रखी होती हैं कि उनको ढूंढने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो कोई भी स्कूल बिना लाइब्रेरी के कुछ इस तरह होता है जैसे बिना आत्मा के शरीर। तो लाइब्रेरी किसी भी स्कूल की आत्मा की तरह होती है क्योंकि ये एनरिच करती है स्कूल के करिकुलम को। नाउ इम्पोर्टेंस और एम ऑफ लाइब्रेरीज। तो सबसे पहले इंटेलेक्चुअल वैल्यू। देखिए क्योंकि लाइब्रेरी में बुक्स रहती हैं, बच्चे बुक्स को पढ़ने के लिए वहाँ जाते हैं, वहाँ बैठकर बुक्स पढ़ते हैं। तो क्योंकि बिल्कुल शांत वातावरण होता है लाइब्रेरी का, तो लाइब्रेरी बच्चों की जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करती है। बच्चों की जब रीजनिंग, उनकी इमेजिनेशन, उनकी आर्गुमेंटेशन, उनका क्रिएटिविटी एस्पेक्ट, इन सबको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है लाइब्रेरी। क्योंकि जब बच्चा शांत वातावरण में बैठकर पढ़ता है, डीप इन डेप्थ रीडिंग वो करता है, इंटेंसिव रीडिंग जो है जब वो उसमें इन्वॉल्व होता है तो उसकी थिंकिंग प्रोसेस को, उसकी रीजनिंग जो एबिलिटी है उसको और ज़्यादा बूस्ट मिलता है। उसकी जो नॉलेज के लिए जो क्वेस्ट है वो सेटिस्फाई होती है, उसका सोचने का दायरा, मेंटल होराइजन उसका और ज़्यादा वाइडन होता है और उसकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता है। देन रीडिंग हैबिट। लाइब्रेरी increases love for reading and it also inculcates habit of independent thinking। बच्चों की इंडिपेंडेंट थिंकिंग को बूस्ट करती है लाइब्रेरी, उनकी रीडिंग हैबिट्स को प्रमोट करती है लाइब्रेरी। देन लिंग्विस्टिक वैल्यू। बार बार बुक्स को पढ़ने से नए नए वोकैबुलरी आइटम्स बच्चा जब बुक्स में पढ़ता है तो उसका लिंग्विस्टिक पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि बार बार पढ़ने से बच्चों
कोई तो नई वोकेबुलरी आइटम्स जो हैं वो सीखता है। देन ये उनको हेल्प करता है टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि नए जब वो शब्दों को सीखेगा, पढ़ेगा और बार-बार उनका यूज़ भी करेगा, तो उसको उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी इससे इम्प्रूव होगी। जो भी टेक्स्ट वो पढ़ेगा, उसको समझना उसके लिए और ज़्यादा आसान होगा। तो इससे एक चीज़ और होगी कि बच्चे की रिटन एक्सप्रेशन और ज़्यादा डेवलप हो सकता है। देन रिक्रिएशनल वैल्यू, अ, देखिए, जब लाइब्रेरी में बच्चा बैठकर पढ़ता है तो सिर्फ वो अपनी टेक्स्ट बुक्स को नहीं पढ़ता है, लेकिन टेक्स्ट बुक्स के अलावा वहाँ पर वो कई तरह की स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स ये भी पढ़ सकता है, जिनकी अपना एक मनोरंजक एक वैल्यू है। तो जब बच्चा नॉर्मल टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस हैं, उनसे वो थोड़ा-सा रिस्पाइट चाहता है, तो वो लाइब्रेरी में जाकर अलग-अलग तरह की बुक्स जो है वो पढ़ सकता है, जो उसके अपने इंटरेस्ट की बुक्स हैं, वो पढ़ सकता है, तो कहीं न कहीं उसकी बोर्डम जो है, वो दूर हो सकती है। देन सप्लीमेंट्री वैल्यू, now this library it also supplements classwork and it promotes self study. सेल्फ स्टडी तो प्रमोट होती ही है जब बच्चा लाइब्रेरी में जाएगा, अपने इंटरेस्ट की बुक्स पढ़ेगा, अ, खुद वो चूज़ करेगा, सिलेक्ट करेगा बुक को और उसको पढ़ेगा। तो उसकी जो सेल्फ स्टडी की जो हैबिट है, उसको तो प्रमोशन मिलता ही है। लेकिन लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं, वो हमारी टेक्स्ट बुक्स में जो नॉलेज दी जाती है, उसको भी सप्लीमेंट करती हैं। बच्चा अपनी टेक्स्ट बुक्स से रिलेटेड और कई तरह की बुक्स लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकता है, जिससे कि उनके उनको कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो सकते हैं और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो और ज़्यादा बढ़ती है, जो वो सप्लीमेंट्री बुक्स वहाँ पर लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते। कल्चरल वैल्यू, देखिए, लाइब्रेरी में बहुत तरह की बुक्स रखी रहती हैं, जो फिलॉसफ फिलोसॉफ़िकल भी हो सकती हैं, साइंटिफिक भी हो सकती हैं, कल्चरल भी हो सकती हैं। तो ये अलग-अलग तरह की बुक्स बच्चों की जो कल्चरल नॉलेज है, उसको वास्ट करती हैं, क्योंकि हर तरह की नॉलेज इन बुक्स में प्रिज़र्व्ड रहती है और ये बुक्स बच्चा जब पढ़ता है तो नॉलेज की ट्रांसमिशन भी होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। देन इंस्ट्रक्शनल फंक्शन, जैसे कि हमने बात की कि बुक्स ना सिर्फ बच्चों के लिए होती हैं जो लाइब्रेरी में बुक्स रखी रहती हैं, लेकिन काफ़ी बुक्स जो हैं वो टीचर्स के लिए रेफरेंस के लिए भी होती हैं। तो टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको और वाइडर इन्फॉर्मेशन देने के लिए टेक्स्ट बुक्स के अलावा उन रेफरेंस बुक्स की भी सहायता ले सकता है। तो लाइब्रेरी की अपनी एक इंस्ट्रक्शनल वैल्यू भी है। जैसे हमने लिटरेरी एक्टिविटीज़ की बात की, डिबेट्स, स्कूल मैगजीन्स, लाइब्रेरी, तो देखिए इन तीनों तरह की एक्टिविटीज़ से हमारा जो कोग्निटिव डोमेन है, यानी कि हेड की क्वालिटीज़ जो हैं वो हमें डेवलप होती हैं, बच्चे में हेड की क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है उसकी, लिटरेरी डेवलपमेंट होती है, साहित्य के बारे में बच्चे को पता चलता है, डिबेट्स में जब वो पार्टिसिपेट करता है तो उसको जो करंट इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, उनके बारे में पता चलता है। और मेनली ये तीनों तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं, इनसे बच्चे की जो भाषा की पकड़ है वो मजबूत होती है। लिंग्विस्टिक वैल्यू इन तीनों में ही रहती है। देन नेक्स्ट इज नॉन लिटरेरी एक्टिविटीज, जिसमें कि सबसे पहले हम कल्चरल और एस्थेटिक एक्टिविटीज की बात करेंगे। Now, cultural and aesthetic activities develop the sense of creativeness. These activities are meant for the cultural, aesthetic, and artistic development. And these activities include music, folk songs, drawing and painting, school decoration, exhibitions, fancy dress shows,
flower festival, etc. तो इन कल्चरल एक्टिविटीज में सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रामा। अब ड्रामा क्या है? इट इज अ सिंथेटिक आर्ट which involves the purposive coordination of speech and muscles of the body combined with a rhythm and music, ideas and emotions, diction and movements। तो ड्रामा एक ऐसा सिंथेटिक आर्ट है जिसमें कि पर्पसिव कोऑर्डिनेशन होती है स्पीच और मसल्स की। इम्पोर्टेंस की बात करेंगे ड्रामा की। सबसे पहला इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वैल्यू। देखिए, जैसे कि हमने भी कहा कि ड्रामा में डायलॉग डिलीवरी जो की जाती है वो पूरे इमोशंस के साथ की जाती है। तो हमारे अंदर के जो पेंट अप इमोशंस हैं, दबे हुए जो भावनाएं हैं, उनको बाहर निकलने का रास्ता मिलता है जब हम ड्रामास में पार्टिसिपेट करते हैं। उसकी पर्सनालिटी जो है वो रिफाइन होती है और ये ड्रामा में पार्टिसिपेट करके बच्चे की जो इनेट टेंडेंसी हैं खेल कूद की, दूसरों को की नकल उतारने की और अपने आप को एक्सप्रेस करने की, एन्जॉय करने की, इन सभी उस इनेट टेंडेंसीज को सैटिस्फैक्शन मिलती है। लिंग्विस्टिक वैल्यू। By participating in dramas, the speech of expression of students it gets improved. Use of vocabulary, pronunciation, intonation, tone, accent, pause, rhythm, etc. All these qualities of elocution they get improved when he participates in dramas. तो बच्चे का लिंग्विस्टिक जो पार्ट है, भाषा पर उसकी पकड़ और ज़्यादा मजबूत होती है जब वो बार-बार ड्रामास में पार्टिसिपेट करता है, अलग-अलग कैरेक्टर्स प्ले करता है, तो उसके एक्सप्रेशंस में इम्प्रूवमेंट होती है, उसके लैंग्वेज पार्ट में इम्प्रूवमेंट होती है। देन एकेडमिक वैल्यू। Now, these dramas, because they can be based upon different subjects like history, geography, art, music, etc. तो बच्चे की जो नॉलेज है इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वो और ज़्यादा वास्ट होती है, क्योंकि ड्रामास या तो किसी हिस्टोरिकल इवेंट पर बेस्ड हो सकता है, ज्योग्राफी पर भी बेस्ड हो सकता है। तो बच्चे की इन सब्जेक्ट्स में नॉलेज जो है और वास्ट होती है। देन सोशल वैल्यू। तो क्योंकि किसी भी ड्रामा में बच्चे मिलजुल कर पार्टिसिपेट करते हैं तो कोऑपरेशन और सोशल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, उनमें टीम वर्क डेवलप होता है, ग्रुप एक्शन जो है, ये सभी क्वालिटीज़ जो हैं ये बच्चे में और ज़्यादा डेवलप होती हैं और ये सभी हमें पता है कि ये सभी सोशल वर्च्यूज़ हैं। सोसाइटी में रहने के लिए इन क्वालिटीज़ की हमें बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। देन इंटेलेक्चुअल वैल्यू। These dramas they train imagination। हमारी इमेजिनेशन को, बच्चे की इमेजिनेशन को ट्रेन करते हैं, वो सही दिशा में इमेजिन करता है, उसकी जो ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज को डेवलप करता है ड्रामा, उसकी जो इंजेन्युइटी है, इनिशिएटिव लेने की कैपेसिटी है, इन सब को इंक्रीज करता है ड्रामा। देन रिक्रिएशनल। These dramas they are very rich and healthy entertainment for the students। एक एक हेल्दी एंटरटेनमेंट का मीडियम है ड्रामा। ये ना सिर्फ उनके लिए जो ड्रामा में पार्टिसिपेट करते हैं, जो करेक्टर प्ले करते हैं, उनके लिए, बल्कि ऑडियंसेस के लिए भी ये बहुत ही यूजफुल मीडियम है। रिक्रिएशन का, मनोरंजन का बहुत ही अच्छा साधन भी है ये। देन क्रिएटिव वैल्यू। नाउ दीज ड्रामास दे डेवलप creativeness in
teaching learning situations, that is कोई subjects को की जो जैसे हिस्ट्री है, लिटरेचर है, इनको पढ़ने और इनको सीखने में, इनको समझने में बच्चे टीचर के पार्ट पर और स्टूडेंट दोनों के पार्ट पर क्रिएटिविटी इंक्रीज करता है, डेवलप करता है। क्योंकि मान लीजिए हिस्ट्री का कोई टॉपिक है या फिर इंग्लिश का कोई ड्रामा है, इंग्लिश सब्जेक्ट में कोई प्ले है, तो अगर टीचर उस लेसन को, उस ड्रामा को अगर इनैक्ट करके बच्चों से इनैक्ट करवा कर समझाता है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है बच्चों का वो बढ़ जाता है। बच्चों के पार्ट पर भी और टीचर के पार्ट, दोनों के पार्ट पर जो क्रिएटिविटी है वो डेवलप होती है। देन एस्थेटिक वैल्यू, इनकी एक अपनी एस्थेटिक वैल्यू है। इसमें ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस, इन तीनों क्वालिटीज को प्रमोशन मिलता है। तो बच्चे में सेंस डेवलप होती है ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस को अप्रिशिएट करने की। सो these dramas, they have aesthetic value also. Then motivational value, बच्चे को अगर इंटरेस्ट है ड्रामा में, चाहे उसको वहाँ ड्रामा में पार्टिसिपेट करने का या फिर ड्रामास देखने का, तो कहीं-कहीं दे गेट मोटिवेटेड। देन ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू, देखिए ड्रामा को करने का भी एक ड्रामा ऑर्गेनाइज करने का भी एक लंबा प्रोसीजर होता है। तो इसमें पहले तो हमें टॉपिक को या थीम को सिलेक्ट करना है, कैरेक्टर्स सिलेक्ट करने हैं, डायलॉग्स लिखने हैं, डायलॉग्स के बाद हमें पूरा प्लान करना है कि किस इवेंट के बाद क्या आएगा, तो एक पूरा प्रोसीजर रहता है ऑर्गेनाइजेशन का। देन अवेयरनेस वैल्यू, बच्चों को कई तरह की अवेयरनेस मिलती है जब वो ड्रामास में पार्टिसिपेट करते हैं या ड्रामास को देखते हैं। देखिए हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स जब बच्चे सिंपली बुक में पढ़ते हैं तो उनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट उनमें नहीं बन पाता है। लेकिन उसी टॉपिक को जब वो ड्रामा की फॉर्म में देखते हैं, तो उनको छोटे-छोटे पॉइंट्स जो अक्सर वो किताब में पढ़ते समय मिस कर जाते थे, उनके बारे में वो अवेयर हो जाते हैं। इसके अलावा ना सिर्फ हिस्ट्री, लेकिन क्योंकि ड्रामास जो हैं वो किसी भी टॉपिक पर बेस्ड हो सकते हैं, वो किसी भी सोशल इशू पर बेस्ड हो सकते हैं, वो लिटरेचर पर बेस्ड हो सकते हैं। तो बच्चों को अलग-अलग सब्जेक्ट्स की, अलग-अलग एस्पेक्ट्स की विविड नॉलेज मिलती है ड्रामा के थ्रू, और अलग-अलग इश्यूज के बारे में उनकी अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ती है। Then stage value. So this is obvious that when a student participates in drama, जब वो ऑडियंसेस के सामने एक्ट करता है, तो उसका स्टेज फियर वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ ड्रामास, देखिए ड्रामास कई तरह के हो सकते हैं। फुल लेंथ प्ले, वन एक्ट प्ले, पपेट प्ले, डांस प्ले, शैडो प्ले, रेडियो प्ले, पेजेंट, मोनोलॉग, टैबलेट। Next, cultural and aesthetic activity is educational tours. Now, educational tours are organized for various subjects like geography, history, civics, economics, agriculture, EVS, etc. Students get first-hand knowledge about banks, courts, airports, dams, factories, etc. by visiting them. अब एजुकेशनल टूर्स क्या हैं? एक एजुकेशनल टूर ज्योग्राफी पर भी बेस्ड हो सकता है कि बच्चों को अलग-अलग ज्योग्राफिकल एरियाज को समझाने के लिए भी टूर्स ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं।
बच्चों को कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस का सिग्निफिकेंस बताने के लिए भी एजुकेशनल टूर्स ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। ये टूर्स एग्रीकल्चरल फॉर्म के भी हो सकते हैं, इकोनॉमिकल फॉर्म के भी हो सकते हैं, या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं। इन टूर्स के थ्रू बच्चों को इन सभी कॉन्सेप्ट्स की फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलती है। उनको फायर स्टेशंस पर ले जाया जा सकता है, उनको बैंक्स ले जाया जा सकता है, उनको कोर्ट्स में ले जाया जा सकता है, एयरपोर्ट्स, डैम्स, फैक्ट्रीज़, क किसी भी जगह जहाँ उनको किसी न किसी तरह की नॉलेज मिले, वहाँ पर उनकी विज़िट्स करवाई जा सकती हैं, ताकि उनको पर्सनल एक्सपीरियंस मिल सके उन सभी कॉन्सेप्ट्स का जो अक्सर वो किताबों में पढ़ते हैं। Now, types of educational tours. These educational tours may be historical, they may be geographical, they may be civic, social, commerce and economic excursions and educational excursions. बच्चों को जैसे कई बार माडा जू भी ले जाया जाता है। हमें ये पता होना चाहिए कि माडा जो है इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। Importance of educational tours. First point is acquaintance with environment. When a student learns in direct contact with things, person, places, organization, and institutions, then whatever he learns is permanent in his mind. Then a supplementary classwork. जब बच्चा विजिट्स करता है वैलीज में, केव्स को, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, डैम्स, फैक्ट्रीज, लैब्स, लाइब्रेरीज, अलग अलग जगह पर विजिट करके जब वो सीखता है, तो वो सब जो उसने अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, उसकी सप्लीमेंट्री नॉलेज बच्चों को इन जगह को विजिट करके मिलती है। देखिए, जब बच्चा क्लास में अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ रहा है, तो वो बहुत सारी चीज़ें मिस कर सकता है, क्योंकि लगातार किताबों को, शब्दों को पढ़ना एक मोनोटनी लाता है लर्निंग सिचुएशंस में। लेकिन वो सब चीज़ें जो उसने किताबों में पढ़ी हैं, जब वो उनको विज़िट करता है उन जगहों को और वहाँ जब वो नॉलेज लेता है, तो अ, उससे उसकी अवेयरनेस उन टॉपिक्स के बारे में, उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, वो और ज़्यादा क्लियर होती है। देन बच्चों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल रहा है चीज़ों का, तो वो कोरिलेट करके पढ़ता है। जो उसने किताबों में पढ़ा है, वो अब विज़िट करके उन चीज़ों को देख कर वो उस नॉलेज को कोरिलेट करता है। देन डेवलपिंग लीडरशिप वैल्यूज़. These educational tours, they also help in developing qualities of resourcefulness, initiative, self-confidence, leadership by providing opportunities of making arrangements. क्योंकि जब बच्चों को इन एजुकेशनल टूर से रिलेटेड कुछ ड्यूटीज दे दी जाती हैं, तो उनमें लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती हैं। देन कोऑपरेटिव वैल्यूज, स्पिरिट ऑफ यूनिटी इज डेवलप्ड ड्यूरिंग एक्सकर्शंस, क्योंकि बच्चे ग्रुप में विजिट कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ कई दिन तक रहते हैं, खाते पीते हैं, और जहाँ किसी को ज़रूरत पड़े वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो कोऑपरेटिव वैल्यू जो है वो इन एजुकेशनल टूर्स की हमेशा रहती है। देन एस्थेटिक वैल्यू, जब बच्चे कुछ नेचर को विज़िट करते हैं, कुछ प्राकृतिक जगह पर विज़िट करते हैं, तो उनका नेचर के प्रति जो प्यार है, लव है, वो बढ़ता है, एंड दे लर्न टू एप्रिशिएट ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। देन इमोशनल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, क्योंकि जब बच्चा अलग-अलग जगहों
को विजिट कर रहा है, अलग-अलग स्टेट्स को विजिट करता है, तो वहाँ के लोगों के कल्चर के बारे में वो और अच्छी तरह से जानता है। इससे कहीं न कहीं बच्चे में इमोशनल और नेशनल इंटीग्रेशन की जो सेंस है वो डेवलप होती है। देन इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी, these educational tours, they provide variety to school programs. They create interest in otherwise monotonous teaching learning situations. देखिए, ये एजुकेशनल टूर्स ना सिर्फ बच्चों के लिए लेकिन टीचर्स के लिए भी एक ब्रेक हैं उन मोनोटोनस टीचिंग लर्निंग सिचुएशन से। देन cultural and aesthetic activities. Now, the first in this category will study folk activities. These folk activities are part and parcel of aesthetic and cultural activities. Folk arts, folk dances, folk songs, folk poetry, and folk music are various types of folk activities. Folk activities are the artistic activities of the working people. For example, poetry, music, dance, theatre, architecture, fine and applied art. Folk poetry is closely related to music in its rhythmic and musical qualities. Folk music is the vocal song, instrumental, vocal instrumental. It usually exists in unwritten form and it has a unique emotional appeal on the life of the common people. Folk dances are one of the oldest forms of folk creativity. They depict many important social aspects in the life of the common man. Now, importance of folk activities, development of sense of appreciation. तो in folk activities say sense of appreciation of truth, beauty and goodness. They are developed and they also help in developing creativeness. In traditions of Indian culture, these folk activities are a useful medium of presenting traditions of Indian culture. We can know about rich heritage culture of India through these folk activities. Then recreational value. These activities they have mental, emotional, and moral value for the participants as well as the audiences. तो दोनों के लिए ये क्योंकि एक मेंटल एक कैथारसिस जो है वो इन फोक एक्टिविटीज के थ्रू होता है एंड दे हेल्प इन sublimation of emotions, they help in development of morality among the students. Then sublimation of instincts, जैसे कि अभी हमने बात की कि बच्चे की जो इंस्टिंक्ट्स हैं बेसिक इंस्टिंक्ट्स ऑफ क्यूरोसिटी, कंस्ट्रक्शन, ग्रिगेरियसनेस, सेल्फ असर्शन, इन सब को एक्सपोजर मिलता है, ये सभी इंस्टिंक्ट्स सब्लिमेट होती हैं. Then training of emotions. These folk activities, they are also a useful medium for training and catharsis of emotions because हमारे emotions को आउटलेट मिलता है इन एक्टिविटीज के थ्रू. देन यूनिटी ऑफ पीपल, क्योंकि देखिए जब फोक किसी भी फोक एक्टिविटी में हम पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे फोक सॉन्ग है चाहे फोक डांस है, जब ग्रुप पार्टिसिपेशन होती है तो लोग कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं. और इसके अलावा ये फोक एक्टिविटीज अलग अलग कल्चर्स को डिपिक्ट करती हैं. ये फोक एक्टिविटीज अलग अलग भावनाओं को एक्सप्रेस करती हैं. तो कहीं ना कहीं इमोशनली और नेशनली इंटीग्रेट होते हैं हम इन फोक एक्टिविटीज के थ्रू.
Then development of healthy sentiments. These activities, they also help in development of healthy sentiments of group work, social service and loyalty. And next is development of social qualities. They also help in developing qualities of fellow feeling, sincerity, good temperament, discipline among the students. एस्थेटिक वैल्यू हमारी जो अंदर की कला है उसको एक एक्सपोजर प्रोवाइड करती हैं। सो एस्थेटिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर हमने बात की ड्रामा की, हमने बात की एजुकेशनल टूर्स की, हमने बात की फोक एक्टिविटीज़ की। देखिए एस्थेटिक और कल्चरल एक्टिविटीज़ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है एस्थेटिक डेवलपमेंट, वो है कल्चरल डेवलपमेंट। एस्थेटिक एक्टिविटीज़ या कल्चरल एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं हमारे मन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती हैं। ये हमें एक अलग सा सुकून, प्लेजर प्रोवाइड करती हैं। तो इन एक्टिविटीज़ का एक कैथार्टिक इफ़ेक्ट है। कैथार्टिक इफ़ेक्ट यानी कि ये एक्टिविटीज़ हेल्प करती हैं हमारे इमोशंस को एक आउटलेट प्रोवाइड करने में। ये एक्टिविटीज़ हेल्प करती हैं हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट्स को एक्सपोजर देने में। तो कैथार्टिक इफ़ेक्ट वो है जिसमें कि हमारे मन के जो इमोशंस हैं, दबे हुए इमोशंस हैं, उनको किसी न किसी फॉर्म में बाहर निकलने का मौका मिलता है। और जब उनको मौका मिलता है बाहर निकलने का, तो फिर हमारी पर्सनैलिटी की ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है। हेल्दी सेंटिमेंट्स हमें डेवलप होते हैं। तो जिसमें कि ये तीनों तरह की एक्टिविटीज़, ड्रामा, एजुकेशनल टूर या फिर फोक एक्टिविटीज़, ये इस कार्य में हमारी पूरी तरह से हेल्प करती हैं। Then social activities. These social activities are meant for socialization of individuals. They include NSS, Red Cross, Shramdan, Cleanliness Week, etc. देखिए बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ का पार्ट हैं, जिनका मेन एम होता है बच्चों को सोशलाइज करना, उनको सोशल बीइंग्स बनाना। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्निंग असेंबली की। मॉर्निंग असेंबली इज द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द स्कूल टू स्टार्ट विद, इन विच all the students and staff members of the school assemble at one place where prayers are held, instructions are issued, announcements are made, uh, brief ethical speeches are delivered. According to Fretwell, assembly is town meeting of the school. Now, importance or aim of morning assembly, unifying value. Unifying value इस तरह से कि सभी टीचर्स और सभी बच्चे एक ही जगह हर रोज एक ही टाइम पर इकट्ठे होते हैं और इसमें वो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं मेंटली लिंक्ड रहते हैं। तो यूनिफाइंग वैल्यू है जो कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप करती है अमंग स्टूडेंट्स एज वेल एज स्टाफ। देन मॉडल वैल्यू, क्योंकि एथिकल स्पीचेस इसमें डिलीवर की जाती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस इशू की जाती हैं, तो these ethical speeches, these instructions, they help in developing morality among the students. Then training for self expression, इसमें इन मॉर्निंग असेंबलीज में बच्चों को भी मौका दिया जाता है कि वो स्टेज पर आकर कुछ ना कुछ जरूर बोलें। देन डेवलपमेंट ऑफ करेक्ट ऑडियंस हैबिट्स, तो बच्चे जब जो बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुनते हैं तो उनकी ऑडियंस हैबिट्स भी डेवलप होती हैं। देन रिकॉग्निशन ऑफ सुपीरियर अचीवमेंट, स्कूल की जो अचीवमेंट है, किसी बच्चे की जो अचीवमेंट है, चाहे स्पोर्ट रिलेटेड हो, एकेडमिक से रिलेटेड अचीवमेंट हो,
तो उनको ये बारे में भी इन मॉर्निंग असेंबलीज में बताया जाता है। सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल फेस्टिवल्स, इन असेंबलीज में नेशनल फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट किया जा सकता है कुछ शॉर्ट स्पीचेस के थ्रू, कि जब भी कोई नेशनल फेस्टिवल आए तो उससे रिलेटेड छोटी स्पीचेस या एसेस बच्चे बोलकर सबको सुनाए। इससे उनकी स्पीच हैबिट्स भी डेवलप होती हैं और उनका जो स्टेज फियर है वो भी दूर होता है। देन मेकिंग अनाउंसमेंट्स, जैसे हमने पहले ही बात की, असेंबली के दौरान, मॉर्निंग असेंबली के दौरान कई तरह की इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स की जा सकती हैं। देन फेमिलियराइजिंग विद स्कूल प्रैक्टिसेस, ये मॉर्निंग असेंबली जो हैं वो एक वे हैं स्कूल में जो चलता है, होता है, स्कूल के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके बारे में स्टाफ और स्टूडेंट्स को फेमिलियराइज करवाने का। देन टॉक्स ऑन टॉपिक्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट, तो जनरल इंटरेस्ट के टॉपिक्स पर भी टॉक्स ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं इन मॉर्निंग असेंबली में। इम्पार्ट इंफॉर्मेशन एंड करंट न्यूज़। मोटिवेशनल वैल्यू है इन मॉर्निंग असेंबलीज की, क्योंकि स्टूडेंट्स को जब पता है कि उन्होंने कुछ बोलना है, उन्होंने अपने कुछ आइडियाज़ दूसरों के सामने रखने हैं, तो वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं कुछ नया सीखने के लिए और एक्सप्रेस करने के लिए। नाउ नेक्स्ट सोशल एक्टिविटी इज NSS, the National Service Scheme, which was started by Government of India in 1969, and it was implemented through various types of educational institutions. NSS develops the sense of nation building through social work, and its symbol is based on Rath, wheel of Konark Sun Temple in Odisha. And the motto of NSS is not me but you, क्योंकि ये एक सर्विस स्कीम है, सोशल सर्विस स्कीम है। तो इसमें जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं वो वॉलंटरली आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं। कोई बॉन्डेज नहीं होती है बच्चों के ऊपर, कोई कंपल्शन नहीं होती है कि उनको आना ही आना है, एनएसएस में पार्टिसिपेट करना ही करना है, ऐसा नहीं रहता है। लेकिन बच्चे अपनी इच्छा से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इम्पोर्टेंस of NSS, development of personality. NSS provides various opportunities to the students to express themselves. It provides opportunities to the students to serve the needy people. तो बच्चे की ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलप होती है जब वो एनएसएस में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि बच्चा लीड करना सीखता है ग्रुप को, बच्चा दूसरों को सर्व करना सीखता है। किसी भी इंस्टीट्यूट ने एनएसएस के थ्रू जब किसी विलेज को अडॉप्ट किया हो, तो वो उस विलेज की या उस एरिया की अपलिफ्टमेंट के लिए कई तरह के काम करते हैं, जिसमें कि क्लीनलीनेस भी हो सकता है, रोड्स, कच्चा रोड्स, पक्का रोड्स बनाना हो सकता है। इसमें लोगों को लिटरेट करना भी हो सकता है, इसमें लोगों को अवेयर करना भी हो सकता है। तो अलग-अलग तरह की कैंपेन्स चलाई जाती हैं एनएसएस के अंडर। तो बच्चों का अपनी अवेयरनेस और अपनी नॉलेज भी वास्ट होती है जब वो एनएसएस में पार्टिसिपेट करते हैं। देन कंसर्न ऑफ द वेल-बीइंग, क्योंकि एक सोशल सर्विस है, बच्चों में डिग्निटी ऑफ लेबर जो है वो डेवलप होती है और साथ ही साथ दूसरे लोगों की भलाई के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम करने की एक जो मोटिवेशनल लेवल है वो भी इंक्रीज होता है बच्चों में। देन पार्टिसिपेशन इन कैंप्स, बच्चे जब अलग-अलग तरह के कैंप्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे भी उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, जैसे कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कई तरह के सोशल वर्च्यूज़ बच्चे में डेवलप होते हैं।
देन ट्रेनिंग फॉर फ्यूचर लीडर्स। किसी भी तरह की कैंपेन को जब बच्चे लीड करते हैं तो उनमें ऑब्वियसली लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन, क्योंकि मिलजुल कर बच्चे काम करते हैं एनएसएस में, तो कोऑपरेशन की क्वालिटीज इंक्रीज होती हैं, डेवलप होती हैं उनमें। देन वेलफेयर ऑफ पुअर, गरीबों की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए जब बच्चे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अपने इमोशंस को भी एक आउटलेट मिलता है और हेल्दी सेंटिमेंट्स बच्चे के डेवलप होते हैं जब वो ज़रूरतमंदों के लिए काम करते हैं। सोशल एक्टिविटीज़ में जो हमने एक मेन बात पढ़ी कि सोशल एक्टिविटीज़ के थ्रू, चाहे मॉर्निंग असेंबली है, चाहे फिर एनएसएस है, इनमें बच्चे में सोशल क्वालिटीज़, सोशल वर्च्यूज़ की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि दोनों तरह की एक्टिविटीज़ में बच्चों को मिलजुल कर काम करना है, एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से काम करना है। मॉर्निंग असेंबली में भी बच्चे क्योंकि इकट्ठा होते हैं एक ही जगह पर, तो उनमें कहीं न कहीं कॉमननेस की जो एक सेंस है वो डेवलप होती है, और साथ रहने और साथ चलने की समझ का विकास होता है सोशल एक्टिविटीज़ के थ्रू। Now, next is physical development activity. Now, these physical development activities are essential for physical development and they include outdoor and indoor activities like mass parade, mass drill, yoga asanas, athletics, wrestling, swimming, gardening, एनसीसी, स्काउटिंग एटसेट्रा। और सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज में आता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स। Now, games and sports are important co-curricular activities organized by the educational institutions. They aim at the physical development of the students, thus leading to the good mental health. They lead to development of confidence, discipline, competent spirit, and physical fitness. Now, importance of games and sports. First of all, physical value. Participating in games help in growth of muscular power and intellectual value. By participating in games and sports, students develop their alertness. Their mind gets activated and it helps in generating new ideas, concepts, thoughts. Their imagination and thinking and reasoning they get improved. Power of judgment is widened and mental horizon is broadened. Emotional value. Play is biological and psychological necessity. It provides outlet for emotional energies and it also provides control over emotions. These games they discourage daydreaming, nervousness, and sublimate aggressiveness. It overcome शाइनेस, ओवर सेंसिटिवनेस, क्योंकि जब बच्चा खेलता है तो उसके अंदर की जो एनर्जीज हैं उनको पूरी तरह से बाहर आने का एक मौका मिलता है, क्योंकि हर बच्चे में एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है और जैसे हमने पहले भी बात की कि ये एनर्जी अगर बच्चे के अंदर ही रहे तो वो एक नेगेटिव फॉर्म भी ले सकती है, लेकिन जब उन एनर्जीज को एक प्रॉपर चैनल मिल जाता है बाहर निकलने का तो फिर वो एनर्जीज जो हैं वो पॉजिटिव फॉर्म में और ज़्यादा डेवलप होती हैं। देन सोशल वैल्यू, values like cooperation, give and take, fellow feeling, obedience, team spirit, sportsmanship, leadership, tolerance, they get developed. And when the students they play in teams, they play in groups, then there is a possibility of development of a classless and कास्टलेस सोसाइटी, क्योंकि बच्चे जब इकट्ठे खेलते हैं तो वो उनके दिमाग में
कोई भी क्लास या कास्ट का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। देन करेक्टर वैल्यू, these games they also help in developing character of the student. They help in developing the virtues of industriousness, resourcefulness, and patience, self-confidence, self-control, initiative, honesty, fair-mindedness, and loyalty. Then personality value, these games help in all-round development of personality of the individual. Educational value, these games help in developing power of originality, imagination, and reasoning. And the students learn democratic values, they learn solution of problems in practical way when they participate in games. Next is NCC, National Cadet Corps. This is an organization working under the control of three forces, that is Army, Navy, and Air Force in India. It provides training to the youth of the nation studying in various educational institutions. NCC trains the cadets to become the responsible individuals, and it provides training for equipment, arms, mountaineering, trekking, rock climbing, para training, gliding, sailing, etc. NCC has its headquarters at New Delhi, and it represents the student wing of the Indian Military Corps. NCC trains the cadets to become responsive individuals, sensitive to the needs of the community. It teaches dignity of labor. एनसीसी को स्टार्ट किया गया था by Ministry of Defense in order to stimulate in youth an interest towards defense services. The membership of NCC is entirely voluntary, and it is open for youth between the age of 13 to 26. Objectives of NCC is to develop the character, comradeship, idea of service, and capacity of leadership, to develop spirit of adventure, secular outlook, selfless service, to provide service training to young men and women, to motivate youth to take up career in armed forces, to build up reserve army of potential officer, to create a human resource of organized, trained and motivated youth, to provide leadership in all walks of life. Now, next is scouting and girl guiding. The concept of scouting and girl guiding started in British Army in 1907 with the objective of all-round development of young people so as to play a constructive role in the society. It provides a wide range of skills to the individuals for social service. It develops the quality of good citizenship among children. It renders useful service by organizing camps, fairs, etc. It helps in increasing the practical efficiency through activities like health training, home nursing, first aid, rescue and emergency aid, etc. It develops an appreciation for the nature as most of the activities are organized in open. Now, importance of scouting and girl guiding. सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ फिजिक, जैसे कि हमने पहले बात की, अलग अलग एक्टिविटीज़ इसमें करवाई जाती हैं, तो बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट होती है जब वो स्काउटिंग और गर्ल गाइडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. डेवलपमेंट ऑफ mental health. The students develop their mental abilities when they participate in various interesting, pleasing, and cheerful activities. In sublimation of instincts of self assertion, curiosity, gregariness, etc., they get sublimated when the students take part in various activities of scouting and girl guiding. Then
training of emotions. Various activities like gang fights, campfires, shouting slogans, singing, dancing, and playing provide healthy catharsis of emotional energy. Training in social service, बहुत सारी एक्टिविटीज़ या बहुत सारे कैंपेन्स में जब बच्चा भाग लेता है लाइक एंटी मलेरिया वर्क, फ्लड रिलीफ वर्क, देन एडल्ट लिटरेसी वर्क, क्लीनिंग cleaning campaigns, etc. So these campaigns they provide training in social service. Then स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, तो क्योंकि बच्चा अलग अलग एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में शामिल रहता है, चाहे वो कैंप फायर्स हैं, चाहे वो नेचर को विजिट करना है, इनके जो कैंप्स है वो भी ओपन में लगते हैं, माउंटेनियरिंग की जाती है, तो इस तरह से बच्चे में कहीं ना कहीं एडवेंचर का स्पिरिट जो है वो बढ़ता है. देन ट्रेनिंग इन सिटीजनशिप, camp life and other cooperative activities, they develop feeling of brotherhood and fellowship among the students, thus making them good citizens. Then dignity of labor, then practical efficiency. Activities like health training, home nursing, first aid, rescue and emergency aid, etc. They provide first-hand experience to the students. These opportunities, they increase practical efficiency of the students. Then love of nature, because most of the activities are held in the vicinity of nature, in the lap of nature, in open area, so they develop love of nature among students. नॉन लिटरेरी एक्टिविटी में जो दूसरा हमने बात किया दैट इज़ फिज़िकल एक्टिविटीज़, जिसमें हमने बात की गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एनसीसी, स्काउटिंग, ये तीनों तरह की एक्टिविटीज़ में क्योंकि फ़िज़िकल वर्क ज़्यादा रहता है तो बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट इसमें ज़्यादा होती है. इनके अलावा फिज़िकल डेवलपमेंट में के अलावा बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज़, सेल्फलेस सर्विस, देन इनमें लाइफ के जो अलग अलग स्किल्स हैं जिसके थ्रू वो दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, वो सारे स्किल्स बच्चों में डेवलप होते हैं. प्रोफेशनल एटीट्यूड भी बच्चे में डेवलप होता है. जो काम वो इन एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखते हैं, जो स्किल्स इन एक्टिविटीज़ के थ्रू वो सीखते हैं, उन स्किल्स को वो दे कैन परस्यू देम इन योर प्रोफेशनल लाइफ. तो स्टूडेंट्स, हमने जितनी भी तरह की एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में अभी बात की, हालांकि हमने सभी की इम्पोर्टेंस साथ ही साथ बता दी और सब में जो मेन एक बात, एक जनरल बात सामने निकल कर आई वो है उनकी फिज़िकल इम्पोर्टेंस, उनकी इंटेलेक्चुअल इम्पोर्टेंस, civic value, then ethical value, cultural value, literary value. अभी ये सब एक्टिविटीज़ की अपनी अपनी कोई ना कोई एक वैल्यू है, लेकिन लिटरेरी एक्टिविटीज़ से मेनली इंटेलेक्ट की डेवलपमेंट होती है और नॉन लिटरेरी एक्टिविटीज़ से मेनली फिज़िकल डेवलप मेनली. हालांकि ये दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं. इन दोनों ही तरह की एक्टिविटीज़ से हमारी पर्सनालिटी की ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है. तो इन सभी तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ से हमारे 3H की जो हमने बात की, दैट इज़ हेड, हार्ट एंड हैंड, यानी कॉग्निटिव, कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन, इन तीनों डोमेन्स की एक बैलेंस्ड वे में डेवलपमेंट होती है जब बच्चा इनको करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट को करिकुलर एक्टिविटीज़. थैंक यू सो मच.